हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजेश गुज्जर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गुज्जर कोचिंग्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इसका फर्स्ट जो पार्ट है वो अपलोड हो चुका है और ये सेकंड पार्ट होगा जिसमें हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और एक बात आपको मैं स्पष्ट बता देना चाह रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में जो हमने वो पढ़ा था, सोडियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जा रहा है, वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि वो 100% चांस है इस बार जो है बोर्ड में पूछे जाने का। ठीक है। पिछले बार भी पोटेशियम का पूछ लिया गया था, तो आप एक बार सोडियम का इस बार ज़रूर देख ले, वो 100% चांस होगा उसको पूछे जाने का। तो चलिए हम अपना ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है धातुओं की प्राप्ति या धात्विकी। मतलब हमारे पृथ्वी में जो भी धातुएं हैं वो हमने धातु अधातु पढ़ा। तो धातु को हम प्राप्त कैसे करते हैं, क्या कोई इन्हें बनाता है या कहीं से ये प्राप्त होती है हमें, वो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है खनिज। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब पृथ्वी में जो भी तत्व या यौगिक प्राकृतिक रूप से उपस्थित है उसे हम खनिज कहते हैं। ठीक है ना। मतलब प्राकृतिक से रूप से जो है विद्यमान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने खड्डा खोद कर कोई पदार्थ पृथ्वी में डाल दिया और वापस बाहर निकाल दिया तो वो खनिज होगा। नहीं, वो खनिज नहीं होगा। पृथ्वी में जो भी पदार्थ जो है प्राकृतिक रूप से विद्यमान होगा उसे हम खनिज कहेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है अयस्क। तो वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और जिन्हें निकालना लाभकारी होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। मतलब ऐसे खनिज जिनको हम यदि पृथ्वी से निकालें तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए और टाइम भी कम लगना चाहिए, तो ऐसे खनिजों को हम अयस्क कहेंगे। ठीक है ना। तो मान लो हमने कोई खुदाई करी और उसमें हमारा खर्चा आया 1 लाख, और उस खुदाई से हमें जो है 10 लाख का खनिज प्राप्त हुआ है, तो वो हमारा प्रॉफिट हुआ, तो उससे हम अयस्क कहेंगे। ठीक है ना। और अगला पॉइंट हमारा सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म। ठीक है ना। मतलब सक्रियता श्रेणी क्या, मतलब कौन सी धातु कितनी ज़्यादा सक्रिय है, उसी प्रकार हमने एक इसकी श्रेणी बना ली है। मतलब सबसे ज़्यादा सक्रिय होगी उसे पहले रखेंगे, उसके बाद कम सक्रिय, उसके बाद बहुत कम सक्रिय। तो देख लें, सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये बहुत ही ज़्यादा सक्रिय होती है और ये जो है स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती। ठीक है। अगले जो लिखा हुआ है विद्युत अपघटन, मतलब इनको जो है हम पृथ्वी से प्राप्त करके जो है इनको साफ करने का जो विधि है वो विद्युत अपघटन है। इसके बारे में जो है हमारे एक अगला पूरा टॉपिक है, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये जितने भी धातु है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, अभिक्रियाशील है, बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करती है हर किसी के साथ, और जो है किसी को भी मुंह लगा लेती है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और मरकरी। ये मध्य अभिक्रियाशील तत्व हैं। मतलब ये किसी के साथ अभिक्रिया करते हैं और किसी के साथ नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो ये सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है। सल्फाइड अयस्क क्या होते हैं, तो जिस तत्व के साथ सल्फर जुड़ा होगा उसे सल्फाइड अयस्क कहेंगे। जैसे जिंक के साथ सल्फर जुड़ा होगा तो हम इसे जिंक सल्फाइड पढ़ेंगे। ठीक है ना। मतलब जिंक के साथ सल्फर जुड़ा होना, जिंक सल्फाइड। जैसे हम देख लेते हैं कैसे, तो ये देख लो आप, जैसे Zn। ठीक है। अब इसके साथ S जुड़ गया, सल्फर जुड़ गया, तो ये जिंक सल्फाइड कहलाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार AgS, सिल्वर के साथ सल्फर जुड़ गया तो इसे हम कहेंगे सिल्वर सल्फाइड। ठीक है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है। यदि जिंक के साथ कार्बोनेट जुड़ जाए, CO3 जुड़ जाए, तो इसे हम कहेंगे कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। मतलब किसी के तत्व के साथ CO3 जुड़ता है तो उसे कार्बोनेट कहते हैं हम, यदि सल्फर जुड़ता है तो उसे सल्फाइड कहते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो पॉइंट आता है वो है कि सल्फाइड, आपको बता दिया सल्फर का जुड़ना किसी तत्व के साथ, ऑक्साइड ऑक्सीजन का जुड़ना, और कार्बोनेट मतलब CO3 का जुड़ना जो है कार्बोनेट अयस्क कहलाता है। ठीक है ना। अब इनका जो है अपचयन, मतलब इनको साफ किसके द्वारा किया जाता है, तो कार्बन द्वारा अपचयन। मतलब कार्बन इनमें कार्बन के साथ क्रिया करवा के जो है इनको शुद्ध धातु में प्राप्त किया जाता है। ठीक है।
अब आगे आता है सबसे कम अभिक्रियाशील, मतलब बहुत कम अभिक्रियाशील तत्व कौन से हैं, तो वो उसमें आता है सिल्वर और गोल्ड का नाम। ठीक है ना, ये मतलब बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, हर किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं ये, और ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। मतलब ये न तो जो है कि सल्फाइड, ये सिल्वर कभी कभी सल्फाइड के साथ भी पाया जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर किसी के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये स्वतंत्र अवस्था में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अकेले रहते हैं ये, क्योंकि ये महंगे लोग हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है धातु का निष्कर्षण, मतलब अयस्क से धातु प्राप्त करना। धातु का निष्कर्षण मतलब हम पृथ्वी से खनिज निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि एक लोहे का टुकड़ा पड़ा होगा उसे हम ले लेंगे और उसका डायरेक्ट प्रयोग करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। खनिज जो होता है वो बहुत ही, मतलब उसमें तांबा भी मिक्स होता है, चांदी भी मिक्स होता है, लोहा और कॉपर वगैरह ये सब जो है मिक्स होते हैं। फिर इनको अलग अलग करना पड़ता है पृथ्वी से निकाल के। तो उनमें 3 चरण है अलग अलग करने के। पहला चरण है, उसमें आता है अयस्कों का समृद्धिकरण, मतलब अयस्कों को थोड़ा समृद्ध बनाया जाता है, उसमें से जो मिट्टी वगैरह होती है उनको इस प्रक्रम में अलग कर लिया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है धातु का निष्कर्षण, मतलब बहुत सारी धातुएं जुड़ी होती है एक साथ, उनको जो है अलग अलग किया जाता है। फिर तीसरा चरण आता है धातु का परिष्करण, मतलब जो धातु हमने अलग की उसको एकदम क्लीन करना, एकदम उपयोग में लाने जैसा बना देना, उसमें से ऑक्सीजन वगैरह सब निकाल के जो है एकदम शुद्ध धातु प्राप्त करना जो है धातु का परिष्करण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरी एकदम टेबल बना रखी है। ठीक है ना, तो इस पूरे प्रोसेस को जो आप यदि आगे 12th में पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में, तो इसका एक अलग सेपरेट पार्ट है, और उस पार्ट को जो है यहाँ पर एक टेबल के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अयस्क प्राप्त होते हैं हमें। अयस्क को मैंने पहले ही बता दिया, वे खनिज जो प्राप्त करने से हमें मुनाफा होता है उन्हें हम अयस्क कहेंगे। सीधी सी डेफिनेशन है कि जो खनिज हमें पृथ्वी से प्राप्त करने पर मुनाफा हो उसे हम अयस्क कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है अयस्क का सांद्रण, मतलब अयस्क जो प्राप्त हुए ना उनको साफ करना, थोड़ा बांटना। तो 3 भागों में बांटा गया है, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जिसमें बहुत अधिक अभिक्रिया करती है हर किसी के साथ, ये मीडियम में किसी के साथ अभिक्रिया करती हैं, किसी के साथ नहीं करती हैं, और निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में ये मतलब बहुत कम अभिक्रिया करती हैं। तो उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का जो है किस विधि से शुद्ध हम जो है अच्छे से अलग करते हैं, तो वह गलित धातु का विद्युत अपघटन, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके जो है हम इसको शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, वो हम अगला एक अलग टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। अब आती है मध्यम धातुएं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक है कार्बोनेट अयस्क। कार्बोनेट अयस्क क्या, जैसे किसी भी तत्व के साथ CO3 जुड़ा होगा तो वो कार्बोनेट कहलाएगा। ठीक है, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क, मतलब जिसके साथ सल्फर जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अब कार्बोनेट अयस्क को अलग करने के लिए निस्तापन प्रक्रम यूज करते हैं। निस्तापन, ठीक है, निस्तापन की डेफिनेशन वगैरह हम देखेंगे। और निस्तापन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो वो जो है हम शुद्ध धातु प्राप्त होती है। और एक भर्जन, सल्फाइड अयस्क को जो है भर्जन विधि द्वारा हम जो है साफ कर लेते हैं। अब इन दोनों से जो हमें प्राप्त होता है वो होता है धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, मतलब धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना धातु ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, फिर धातु ऑक्साइड का अपचयन, मतलब उसमें से ऑक्सीजन निकालते हैं तो फिर हमें धातु प्राप्त होती है। फिर धातु का शोधन कर लेते हैं, मतलब एकदम उसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, तो उनको एकदम मतलब साफ कैसे करें, उनको यूज में लाने जैसा कैसे बनाएं। तो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं जो है सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती है, मतलब इनमें सल्फर भी जुड़ा होता है। जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं के साथ कभी कभी जो है सल्फर भी जुड़ा हो सकता है, तो इसलिए उनको सल्फाइड अयस्क बोलते हैं। और इसमें भर्जन प्रक्रम प्रयुक्त करते हैं, और भर्जन प्रक्रम के बाद में हमें धातु प्राप्त होती है और उसका हम परिष्करण कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एकदम विस्तृत रूप में पढ़े हम। तो सबसे पहले कुछ मुख्य परिभाषाएं हैं, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। तो गैंग, पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। मतलब पृथ्वी से हमने कोई अयस्क निकाले तो उनके साथ जो मिट्टी कंकड़ पत्थर हो गए ना,
उनको हम बोलेंगे गैंग, ठीक है ना। आपने कई गैंगों के नाम भी सुने होंगे ना, गुंडों की। तो गैंग का मतलब होता है कचरा, ठीक है ना। गैंग जहाँ पे भी आपको पूछे गैंग किसे कहते हैं, आपको सीधे सी सोच लेना है कि गैंग का मतलब वहाँ पे कचरा बोला जा रहा है। और कचरा क्या, मिट्टी कंकर पत्थर जो भी होंगे उन्हें हम गैंग कहेंगे, ठीक है ना। तो अब दूसरा पॉइंट है भर्जन। तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। मतलब सल्फाइड अयस्क, मतलब किसी भी धातु के साथ सल्फर जुड़ा होगा तो इसे सल्फाइड अयस्क बोलेंगे, ठीक है। तो सल्फाइड अयस्क जो है धातु को एकदम, हम जिंक सल्फाइड है तो हमें सल्फाइड तो चाहिए नहीं, हम तो केवल जिंक चाहिए थी। हमने खनिज जो प्राप्त किया उसमें अयस्क हम जो निकला वो जिंक सल्फाइड निकला, ठीक है। हमको केवल जिंक चाहिए था, सल्फाइड अलग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, भर्जन विधि उपयोग करेंगे। भर्जन में क्या होगा कि उस जो धातु होगी उसकी क्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे। तो जिंक सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है, मतलब जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है और SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाती है गैस के रूप में, ठीक है। अब हमको जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं HGS, ठीक है। HGS को जो है हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये HGO मतलब मरकरी ऑक्साइड प्राप्त होता है हमें, ठीक है। और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाता है। भर्जन की जब भी बात आती है तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जहाँ पे भी भजन होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन होना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो भर्जन प्रक्रम पूछने पर आपको कोई भी तत्व दे दिया जाता है सल्फाइड अयस्क, तो सल्फाइड अयस्क जो भर्जन होगा मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तो जिंक सल्फाइड जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाने पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखें। अब अगला पॉइंट आता है निस्तापन, ठीक है ना। भर्जन देख लिया, भर्जन जो है वायु की उपस्थिति में, और निस्तापन सीधी सी बात है वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है। कार्बोनेट अयस्क को अधिक ताप पर सीमित वायु में गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है, ठीक है ना। तो कार्बोनेट अयस्क मतलब जिसमें कार्बोनेट CO3 जुड़ा होगा, तो सीधी सी बात है इसमें पहले से O है, ऑक्सीजन है, तो हम इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। तो जिंक कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और जिंक ऑक्साइड बच जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो निस्तापन में आपको याद रखना है इसमें पहले से ही जो है कार्बोनेट अयस्क होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, तो इसमें हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है यह अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट क्या है, तो अपचयन। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचय का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। अपचयन मतलब ऑक्सीजन का निकलना। तो ऑक्सीजन को कैसे निकालते हैं अपचयन अभिक्रिया में, तो हम कार्बन का उपयोग करके, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड था उसकी क्रिया हमने कार्बन के साथ करवाई, तो जो है जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया, ठीक है। यहाँ तक सभी की समझ में आई मेरी बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है धातुओं का परिष्करण, मतलब धातु को एकदम साफ कैसे करें। अब हमने धातु को बाहर निकाल दिया पृथ्वी से, अब उनको अलग अलग कर दिया। अब बात आती है जो हमें सेपरेट धातु प्राप्त हुई है उसको जो है एकदम प्रयोग में लाने जैसा कैसे बनाएं। तो उसके लिए एक अच्छी विधि है, उसका नाम है कौन सा, विद्युत अपघटनी परिष्करण, ठीक है। तो वो विधि क्या है चलिए जानते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है धातुओं से अपद्रव्यों को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोग विधि विद्युत अपघटन परिष्करण है, ठीक है। मतलब अपद्रव्य मतलब अशुद्धियाँ, जितने भी एक अशुद्धियाँ होती है उनको अपद्रव्य बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब धातु हमें प्राप्त हो गई, अब धातु से अशुद्धि को अलग करना है तो जो है हम विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में होता क्या है, तो जो एक अशुद्ध धातु की हम एनोड लेते हैं, एक रॉड लेते हैं हम उसे नाम दे देते हैं हम एनोड, वो अशुद्ध धातु की होती है, ठीक है। एक हम लेते हैं रॉड कैथोड की जो है शुद्ध धातु की होती है, ठीक है। हमने मान लो ये कॉपर की रॉड ले ली, कॉपर को हमें तांबे को एकदम शुद्ध करना है तो हमने कॉपर की रॉड ली और इसके अंदर जो है हमने अम्लीय CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, ठीक है ना। और थोड़ा सा इसमें जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी भरा हुआ है इस विलयन में। फिर इसमें जो हम करंट फ्लो किया इसमें, तो जो अशुद्ध धातु थी वो जो है इस विलयन में आ गई
और जितनी विलयन से जो है अशुद्ध धातु बाहर आई उसमें से जो है शुद्ध धातु थी उतनी मात्रा में जो है कैथोड में चली गई। ठीक है, और जो अशुद्धि थी वो तली के रूप में बैठ गई। जो अशुद्धि यहाँ पर जमा हुई है इसे एनोड पंख बोलते हैं। ठीक है ना, तो एनोड पर अशुद्ध तांबा था, ठीक है, कैथोड पर शुद्ध तांबा था, और विलयन किसका था? कॉपर सल्फेट का प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का, जो कि बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में था। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप अच्छे से एक इसको रीडिंग कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटे में घुल जाती है। हमने देखा जब विद्युत धारा प्रवाहित की हमने विलयन में, तो जो एनोड से जो अशुद्ध धातु थी वो विलयन में आ गई, और उतनी ही मात्रा में जो शुद्ध कॉपर थी वो जो है कैथोड पर जम गई थी। ठीक है ना, और अविलेय अशुद्धियाँ जो थी एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। और जो हमारी अशुद्धियाँ थी वो जो है एक तली में बैठ गई थी, जिसे क्या कहते हैं? एनोड पंख। ठीक है, अब आता है संक्षारण। मतलब हमने लोहे पर जंग लगना वगैरह जो है वो संक्षारण के उदाहरण है। मतलब किसी भी धातु पर जो है एक ऐसी परत का निर्माण हो जाता है जिससे वो धातु जो है कमजोर हो जाती है, इसे हम संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण कैसे होता है, क्या होता है वो देखते हैं। तो धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर जो है संक्षारित हो जाती हैं। मतलब धातु के संपर्क में यदि अम्ल आता है, आर्द्रता आती है, और यदि वायु के संपर्क में धातु आ जाती है तो वो संक्षारित हो जाती है, मतलब कमजोर हो जाती है वो धातु। पहला पॉइंट है सिल्वर। तो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। आपने देखा होगा हमारी जो चांदी वगैरह की जो आभूषण होते हैं वो काले हो जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? तो वायु में जो सल्फर उपस्थित होती है वो सल्फर जो है सिल्वर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। इसके कारण जो है वो चांदी की वस्तुएं काली हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना आप। दूसरा पॉइंट है कॉपर। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। कॉपर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है, जिससे कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, जिसका रंग होता है हरा। इसलिए कॉपर के बर्तन वगैरह जो है के ऊपर जो है हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है लोहा। तो आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग लगना कहते हैं। मतलब जब लोहा जो है वायु और नमी के संपर्क में आता है तो उस पे ऊपर जो है एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग लगना कहते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है संक्षारण से सुरक्षा। मतलब धातु को जो है संक्षारित होने से कैसे बचाया जाए, तो वो है जंग। लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो कैसे बचाया जा सकता है देखते हैं। तो पेंट करके, मतलब लोहे को पेंट कर लो तो उस पर जंग नहीं लगेगी। तेल लगाकर, येसद लेपन। येसद लेपन क्या होता है? तो लोहे और स्टील के जो बर्तन होते हैं उन पर जो है जस्ते की परत चढ़ा देते हैं हम, तो इसी अभिक्रिया को हम येसद लेपन कहते हैं। ठीक है, तो येसद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, और एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु मतलब कोई एक शुद्ध धातु के साथ कोई और दूसरी धातु मिलाकर हम रख देते हैं, तो उस पर जो है जंग नहीं लगती या वो संक्षारित नहीं होता। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, हमारी जो लोह स्तंभ है, तो लोह स्तंभ में जंग क्यों नहीं लगी? उसका कारण यही है कि लोह स्तंभ जो है मिश्र धातु का बना हुआ है, उसमें लोहे के साथ साथ जो है फॉस्फोरस भी मिला हुआ है, और फॉस्फोरस जो है जंग रोधी होता है, इसके कारण उस पर जंग नहीं लगी। ठीक है, तो इस बात की भी आप ध्यान रखना। यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई लोह स्तंभ पर जंग क्यों नहीं लगी, तो आपको बोलना है लोह स्तंभ में जो है लोहे के साथ फॉस्फोरस भी मिला हुआ है, जो कि जंग रोधी होता है। ठीक है ना, इसलिए लोहे स्तंभ पर जंग नहीं लगती। अब आता है येसद लेपन। तो लोहे एवं इस्पात, इस्पात को स्टील बोलते हैं। ठीक है ना, स्टील को इस्पात बोलते हैं। तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसे येसद लेपन प्रक्रम कहते हैं। मतलब लोहे और स्टील को जंग से बचाने के लिए जो है इस पर एक जिंक की परत चढ़ा देते हैं, इसे येसद लेपन कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।